आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग पीपल इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स। जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जिन लोगों को हायर किया है आप उनको मैनेज कैसे करेंगे। किसी बंदे को हायर करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना, उसको सुपरवाइज करना, दिस इज समथिंग एल्स। और उनको उनकी साइकोलॉजी के और उनकी मोटिवेशन के हिसाब से अपने मुताबिक चलाना इज़ वेरी टेक्निकल। सो आप किस तरह से जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ होता है आप किस तरह से उनकी साइकी को समझ के उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो द मेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर is the organizational behavior of the people who are working in an organization and what you should be doing, how actually you select staff and how the induction process is being taken, and then there are models of motivation जो कि given है। ठीक है, and वो थोड़े से change हो सकता है, these are just theories but you need to have this basic information एज प्रोजेक्ट मैनेजर। आपकी जो थॉट्स हैं वो आप इसके साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, इन थ्योरीज को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली जब करो। बट द मेन थिंग इज़ कि जो चीज़ आपको इस तरह हार्ड फॉर्म में मिलती है या इससे पहले जिन लोगों ने एक साइंटिफिकली मैनेज करने की कोशिश की है लोगों को या टीम मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, वो क्या मॉडल्स हैं। ठीक है, सो organizational behavior is basically that how people interact within groups. And when you are talking about organization तो आपके different employees different time पे different departments में different projects के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हर project के ऊपर बहुत सारी team members होते हैं आपके जो कि काम कर रहे हैं अपनी अपनी responsibilities के according. So how they are interacting with each other, how they are performing and how they are actually responding intentionally and unintentionally to the environment that you are giving them. ठीक है, उसमें वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आप उसको उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हर टीम मेंबर का बिहेवियर डिफरेंट होता है ना। ठीक है, आप भी इस चीज़ के साथ एग्री करेंगे, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो। एज ए स्टूडेंट्स भी आप देखते हो कि हर एक स्टूडेंट का हर एक, अगर आप टीचर्स को देखें, आप लोग तो ज़्यादा बेहतर टीचर्स को जज करते हैं ना, तो टीचर्स को भी अगर आप देखें तो हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होता है। एक आपके एक इशू को एक टीचर डिफरेंटली टैकल करेगा, दूसरा उसको डिफरेंटली सॉल्व करेगा। सो दीज आर द बिहेवियर्स एंड आप किस तरह से उस बिहेवियर को मैनेज कर सकें ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। ठीक है, एंड वाई इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी टीम मेंबर्स की बिहेवियर्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स भी ठीक से नहीं काम कर सकते, आपके बाकी टीम मेंबर्स भी इफेक्ट होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ओवरऑल इफेक्ट होती है। So there has been a great research to understand the psychology of the team members because we are talking about the project management book जो कि एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी राइटर्स की तो खैर कभी भी नहीं होती, तो उन लोगों ने जो रिसर्चेस की होती है उन्होंने यूजुअली अपने एनवायरनमेंट के ऊपर की होती हैं, लेकिन जो रिसर्चेस आपकी पब्लिश रिसर्चेस होती हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग। ठीक है, और जो साइकोलॉजी ऑफ जो ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली सेम। और जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सर्कमस्टांसिस की बात करें तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी हो उसके सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। हमारे हाँ इतना ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में या जो आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं जो कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन या आप कह सकते हो कि उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन पे काफ़ी काम करता है, तो किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर आर टीचर्स हु आर टीचिंग लिटिल किड्स तो उनके लिए किड्स साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोफेसर्स के लिए स्टूडेंट्स की या यंगस्टर्स की साइकोलॉजी पढ़ना कंपलसरी होता है। इसी तरह से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके लिए आपकी टीम मेंबर्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड टू मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्सेज इन बेटर फैशन इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू नो कि उनके ऊपर क्या चीज़ पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है और क्या चीज़ नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट एक बंदे को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है कि वो अपनी गलती पे गिल्ट फील कर सकता है, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करना चाहेगा। और यही पनिशमेंट या यही आपकी जो टेक्निक है वो किसी और बंदे पे डिफरेंटली इफेक्ट कर सकती है। ही मे बिकम रिजेंटफुल, ठीक है, एंड ही मे हैव ग्रजेस इन हिज हार्ट कि जी मेरे साथ गलत बिहेवियर किया गया है, और फिर भी उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं होता। So this punishment, this is just a technique, but how is it going to affect the people
जिनको आप सब्जेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पनिशमेंट, तो वो कौन सा बंदा कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए एक मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है। ठीक है, यूजुअली जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं पढ़ते थे, ठीक है, स्टार्ट के अंदर ये काफ़ी रिसर्चेज 1915 की पुरानी रिसर्चेज हैं, लेकिन दे आर एप्लीकेबल, और इनको हम लोग रेफर इसलिए करते हैं कि उस वक्त जब मेन फोकस होता था वो ये होता था कि आपकी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप बेस्ट पीपल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब उनको तरीके बता दें जिसमें उन्होंने काम करना है, और जब वो काम करें तो यू विल गिव देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आपके वेजेस भी आ जाते हैं, सैलरीज भी आ जाती हैं, इसके अलावा अगर आप हेल्थ कार्ड वगैरह आ जाता है, ठीक है, इस तरह के किसी भी किस्म का फाइनेंशियल बेनिफिट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप की जो रिसर्चेस थी अभी भी हमारे यहाँ शायद यही प्रैक्टिस की जाती है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। इसीलिए आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते एंड दे लीव देयर जॉब, एंड इवन इफ दे आर एट दैट जॉब एंड दे आर बीइंग वेल पेड, वो इंटेंडेंट इसी बात पे होते हैं कि वो कोई और जॉब सर्च करने और चले जाएं, और आपके लिए बार बार आपके एम्प्लॉइज़ को छोड़ के जाना, एक नए बंदे को ला के एडजस्ट कराना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जब एक एम्प्लॉई आपको छोड़ के जाता है, अपनी विल से रिज़ाइन करके जाता है, तो ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ही कैन से एनीथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपका भी एक रेपुटेशन आपने भी कैरी करना होता है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखना इट्स वेरी नेसेसरी। ये वाली जो रिसर्च थी ये उस वक्त जिस रिसर्चर ने की थी, उसने बेसिकली जो फैक्ट्रीज या माइंस के अंदर जो काम करता है उसके ऊपर उसने ये रिसर्च की थी कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको उनका उस वक्त ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज इट इज़ नहीं होता था। तो उसमें ये होता था कि आप लोगों को हायर करते थे, उनको आप बेस्ट मेथड सिखा देते थे कोई काम करने का, और उनके काम के बदले में यू नीड टू पे देम इन फाइनेंसेस, तो आप यू कुड गेट योर वर्क डन इन अ प्रॉपर वे। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे को हायर कर रहे हैं ये सोच के कि ये काम कर सकता है, उसके बाद आप उसको एक सर्टेन मेथड डेफिनेशन दे देते हैं, यानी कि आपने उसको एक प्रॉपर मेथड दे दिया है जिसको आपने कहा है कि दिस इज़ द डिफाइंड मेथड, और उसने सिर्फ आपके मेथड को कॉपी करना है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो पर्सनल ग्रोथ है वो तो नहीं थी, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा था। ठीक है, और उसमें आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि बंदा आया, आपने ट्रेन किया, उससे आपने काम लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है हॉथर्न इफेक्ट। हॉथर्न इफेक्ट इज़ बेसिकली है साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जो कि आप यूज़ करके किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर की परफॉर्मेंस को इन योर टीम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हॉथर्न इफेक्ट ये है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी टीम को या एम्प्लॉय को अटेंशन देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और ये जो इनके ये वाली स्टेटमेंट्स हैं ये ऐसे ही नहीं आई, इनकी सर्वेज हैं अवेलेबल हैं। अगर आप बुक पे देखें तो वहाँ पे बुक के अंदर इनके काफ़ी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, कौन कौन सी इन्होंने कंट्रीज़ में किस किस और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने ये सर्वेज किए। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जहाँ पर आपके सुपरवाइजर्स या आपकी जो अपर लेवल के जो लोग होते हैं, वो बजाय इसके कि वो एक बॉसी उसमें रहें, वो अगर उनको अटेंशन दे रहे हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है आपके एम्प्लॉयज़ की वो बेटर हो जाती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उनको कंट्रोल कर रहे हैं या सुपरवाइज कर रहे हैं या यू आर बॉसिंग अराउंड। अटेंशन देने का मतलब ये है कि यू आर जस्ट लेटिंग देम नो दैट कि आप उनके काम को वैल्यू कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दिस एक्चुअली इंक्रीज मोटिवेशन। तो एक बंदा जब इंटरनली या मेंटली मोटिवेटेड होता है तो ही कैन वर्क बेटर एंड कैन परफॉर्म बेटर। और आपके लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि कोई बंदा मेंटली आपका बंदा कंफर्टेबल हो एम्प्लॉई, उसकी वजह ये है कि उसकी परफॉर्मेंस से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को भी हैंडल करें। उसके बाद हमारे पास डोनाल्ड मैकग्रेगर आते हैं जिनकी दो थ्योरीज हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि वी हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, बेस्ड अपॉन के उनकी किस किस्म की internal feelings या motivation to work क्या होगा. So he had actually categorized people in two categories in which he says that एक category उन लोगों की होती है जो कि काम करते हैं with great satisfaction, उनको खुशी होती है काम करके because they are learning something and they take pride in that. दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल भी वो होते हैं जो कि मजबूरी से ये काम कर रहे होते हैं, जिनको काम करने का कोई शौक नहीं है, वो उनको लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट पेड सम अमाउंट ऑफ मनी.
सो ये दो तरह के आपके लोग हैं, दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट है। सो ये आपको ये कहता है कि इसके लिए आपको इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट मॉडल्स होने चाहिए। So manager has to look for these qualities in his employees and then he can devise a plan कि वो इस बंदे से काम कैसे निकलवाएगा। ठीक है। सो अगर आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप एज ए टीम मैनेजर फॉर एग्जांपल यू हैव एम्प्लॉयज जिनकी जो who see their work as a burden, ठीक है, आप उनकी मोटिवेशन लेवल कम है, वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं वो कि बस डेडलाइन पूरी कर लें, किसी तरह काम हो जाए और उनको पे मिल जाए, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड एंड दे आर वर्किंग फॉर द मनी। सो आपके ख्याल में आप इस तरह की टीम को कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज कर सकते हैं आप इस तरह की टीम को, अगर आपकी टीम के अंदर इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं? सो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के एम्प्लॉयज़ को, आप कैसे मैनेज करना चाहेंगे ताकि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दें? सैलरीज बढ़ा देंगे ठीक है, या सैलरीज बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये भी होता है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स इतने देने का भी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती ना, लेकिन सैलरीज बढ़ा देना इज वन ऑफ द ऑप्शन इफ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड मैम डेफिनेटली। चेक एंड बैलेंस जी रखना मैम उन पे, इसमें हम अ, बताएं। ठीक है, यस, चेक एंड बैलेंस रखना, यस। जब लोग मोटिवेटेड नहीं होते काम के लिए तो फिर आपको यू हैव टू गेट वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। एंड बाय फोर्स डजंट मीन कि आप उनको थोड़ा सा पिस ऑफ नहीं कर सकते, आप उनको इस तरह का कंट्रोल रख सकते हैं जैसे कि डेडलाइंस दे देना या उनके ऊपर रिव्यूज़ कमेटी रखना जो कि उनके काम को रिव्यू कर रही हो, ठीक है। उनको एक काम के बदले में कोई मोटिवेशन कोई एनकरेजमेंट दे देना, कुछ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आपको पता है कि अप्रेजल्स भी हो सकते हैं। कुछ इसके अप्रेजल ये कहते हैं कि आपने कोई काम किया, आपको इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक प्रेज मिलती है फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। अनस अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डू यू हैव एनी आइडिया कि इस तरह की टीम को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैम मैं वो जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वाली बात कर रहा था, लेकिन उसने बोल दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा चले, अगर इफ द सिचुएशन इज द अदर वे अराउंड, देन आप क्या करेंगे? यू हैव गॉट अ वेरी गुड टीम एंड योर टीम मेंबर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको पता है कि वो डिज़ाइनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, वो कोडिंग भी कर रहे हैं, वो नए टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी योर वे टू मैनेज देम? मैम थोड़ा कैसे मैं मैनेज? तो उनको फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि वो यस, अपने गुड। तरीके से काम कर सके। यस, जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, अगर आप उनको थोड़ा सा फोर्स दिखाएंगे तो वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। जो लोग खुद से काम करने वाले लोग होते हैं ना, या जो प्राइड फील करते हैं टू लर्न समथिंग न्यू एंड दे आर डूइंग इट ऑन देयर ऑन बिहाफ, ठीक है, फॉर देयर ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो उनके ऊपर आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए फिर ये होता है कि आप उनको लीनियंसी देंगे, एक लीनियर इन्वायरमेंट देंगे, एक ओपन इन्वायरमेंट देंगे, उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें जिसमें वो सजेशंस दे सकें। तो इस तरह की चीज़ों से वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर आप उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो इस तरह से हो जाते हैं। अब अच्छा, आप मुझे वैसे जनरली बता सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ, वैसे आप लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन चूँकि अभी तो छोटे नहीं हैं, आप लोगों को इतना एक्सपोजर होगा कि जॉब्स का क्या इन्वायरमेंट होता है हमारे यहाँ, लाइक कंसिडरिंग आवर इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली आईटी डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पेशली। तो आप लोगों के ख्याल में यहाँ पे अगर एक काम करने वाला बंदा होता है तो इज़ ही ट्रीटेड वेल एंड इज़ ही ट्रीटेड द वे यू आर सेइंग कि उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, उसको लीनियंट छोड़ना चाहिए? क्या इस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिलता है हमारे यहाँ? नो मैम। नहीं मिलता? अच्छा, क्यों? आपके ख्याल में क्या होता है मैम यहाँ ये उसके साथ? मैम यहाँ पे इस तरह से होता है ना कि आपको एक टास्क दिया जाता है, उसका टाइम ही अगर 2 दिन होता है ना, अगर आप एक दिन में कर देते हो ना, तो अगले दफा उसे मतलब वो बड़ा टास्क देते हैं जो आपको करना भी ना हो, मतलब इसके लिए टीम वर्क जरूरी होता है, ओके, तो आपके ऊपर ओके, एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं। वो कहता है कि ये कर सकता है, और ठीक, टास्क पे टास्क आते जाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये भी इंसान है। यस। इंसान है, सही है। चलें, अनस अब्दुल्ला, आप क्या कहते हैं? आप कुछ कह रहे थे? मैम ये मैम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, क्योंकि या पाकिस्तान में मल्टीनेशनल अनस की आवाज़ सिर्फ मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही? हमें मैम भी मैं नहीं। ये कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है। मैम शायद मैम मेरे ऑब्वियसली, माइक्रोफोन
नो आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान के रूल्स नहीं, प्रोसीजर्स नहीं होते हैं ना. सो यस, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फिर इट मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्स, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बिकॉज राइट नाउ यू आर स्टडीइंग मैनेजमेंट एंड यू आर लर्निंग कि आप अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हो, तो इट मीन्स कि आपके पास अगर कोई इस तरह की मोटिवेटेड टीम आती है तो आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, राइट? अगर आपके पास कोई मोटिवेटेड टीम आती है, सो यू नीड नॉट टू एक्सप्लॉइट देम. हमारे यहाँ ये होता है कि अगर काम करने वाला बंदा मिलता है तो उस बेचारे की तो फिर मती मारी जाती है, क्योंकि बाकियों के काम भी उसके सर पर डाल दिए जाते हैं कि यार एटलीस्ट ये वाला बंदा काम करके देगा. सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज अगर आप उसको ओवर बर्डन करेंगे तो आप उसकी जो वो क्वालिटी है उसको यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट इनटू यूज, आप उसको ख़राब कर रहे हो. ठीक है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो आप खुद ही अपना टीम मेंबर खो देंगे अगर आप इस तरह से करेंगे. तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देन यू नीड नॉट टू बी डूइंग दैट. सो दिस इज द बेसिक डिस्कशन फॉर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. यू कैन सी ओवर हियर एज वेल कि आपने जो दी है एग्जांपल्स, दैट इज़ वेरी मच, आपने कहा देख ये लॉजिकल है और ये थ्योरी भी सर्वेज की बेस पे ही बनी है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस पे ही उन्होंने ये बातें की, और उसने एग्जैक्टली यही बात की है कि इफ़ यू हैव सच अ टीम जिसके पास जो कि मोटिवेशनल है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा लीनियंट है, ठीक है. एंड उसको आप ये कर सकते हैं कि, एक सेकेंड आपके लिए मैं वही खोल लेती हूँ. दिस इज थ्योरी एक्स, कि जिसमें यू हैव द पीपल हु थिंक दैट दे आर मोटिवेटेड, दे विल टेक द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैनेज कर सकते हैं. उसके लिए ये है कि आप उनको एनकरेज करें, अप्रेजल दें. यूजुअली जो हमारे यहाँ होता है उसमें ये होता है कि जो कैलिपर वाला बंदा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन प्रमोटिंग हिम, बिकॉज उसके अंदर अगर कैलिपर है तो इट मीन्स कि वो नेक्स्ट जॉब के लिए रेडी है, वो नेक्स्ट जॉब भी करेगा. तो इस तरह से वो और मोटिवेशन आ जाती है एंड ही कैन डू अ बेटर थिंग. तो पहले जो वो आपके प्लान्स पे कर रहा था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए खुद प्रोजेक्ट वो लेके आ रहा है. तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें ये है कि जो मोटिवेटेड लोग हैं उनके साथ आप इस तरह की मोटिवेशनल वो कर सकते हैं. लेकिन इट्स वेरी आइडियल, इट्स जस्ट ए थ्योरी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज आप देख सकते हैं कि उसमें ये कहते हैं कि आपका जो थ्योरी वाई है उसके अकॉर्डिंग जो आपके मोटिवेटेड लोग हैं ना, उसमें वही सारी क्वालिटीज़ इन्वॉल्व हैं. दे आर हैप्पी टू वर्क, दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी टू मोटिवेट दैम, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है. एंड दे वांट टू डू देयर वर्क, दे टेक pride in doing their own work, they accept and fulfill their responsibility according to that. तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक आप लोगों के ख्याल में एक ह्यूमन में होना एट द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? नो मैम. ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज़ इंटरलिंक्ड होती है ना. एक बंदा जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना, वो ये सारे काम करेगा, वो अपना काम भी करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, वो मीटिंग्स में भी बोलेगा, वो डिसीजन लेने में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेगा, और वो तब कर सकेगा जब एज ए मैनेजर आपने उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ होगा. ठीक है. अब जो थ्योरी एक्स है, दैट टेल्स यू दैट दीज आर द पीपल हु आर डिसलाइकिंग देयर वर्क, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो इन लोगों को यू हैव टू कंट्रोल या फोर्स या थ्रेटन. इफ यू दे आर नॉट डूइंग वर्क, यू हैव टू से कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो ऐसा होगा. जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं उनको ये कहा जाता है अगर आप इस फलाने दिन पे अगर नहीं आते तो यू विल नॉट गेट पेड. ठीक है. सो दे आर मोस्टली मोटिवेटेड कि वो खामखा छुट्टियां ना करें. इसी तरह से लाइक रेलेवेंट किस्म की पनिशमेंट, ये नहीं कि जो आपका ग्रज या बहुत ही बॉसी नेचर आपकी मैनेजर की ना दिखाए, लेकिन आप उसको एक लीगली तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि किसी मोटिवेशन एज इन आप कह सकते हैं कि क्या ये जो एक क्वालिटी है, इज इट कंसिस्टेंट? किसी बंदे में ये चीज़ कंसिस्टेंट होती है या इट कीप्स ऑन चेंजिंग? व्हाट डू यू से? Is motivation consistent, always consistent and remains the same for the same person all the time? यस मैम, किसी किसी के मैम नेचर में हो सकता है ना मैम. Okay, बाय so नेचर मैम. if someone is motivated, so he will remain motivated for the rest of the life. ऐसी possibility नहीं है कि कोई ऐसे circumstances आ जाएं कि वो demotivate हो जाए. शायद मैम हो सकता है. हो सकता है, मतलब आप जो मोटिवेशन हम जो चीज़ कहते हैं वो कंसिस्टेंट चीज़ नहीं है.
तो इसीलिए अगर आपके पास कोई मोटिवेटेड टीम आती है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से कंसिस्टेंट रख सकता है उसके मोटिवेशन को। तो वो इस तरह की चीज़ें अपने इन्वायरमेंट इस तरह से ना करे कि आपका जो मोटिवेटेड बंदा है वो डीमोटिवेट हो जाए, क्योंकि इट्स वेरी मच ह्यूमन नेचर, जब आपकी कुछ चीज़ें कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो कोई बंदा कब तक मोटिवेटेड रह सकता है। सो यू नीड वो आपको एक थोड़ा सा स्पार्क चाहिए होता है टू रिमेन मोटिवेटेड। सो वो क्या चीज़ें हैं वो भी हम मॉडल्स में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये कहा जाता है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के मुकाबले में जो थ्योरी वाई है दैट गिव्स यू अ डेमोक्रेटिक environment. Democratic environment थ्योरी वाई थी अकॉर्डिंग टू द मोटिवेटेड पीपल, दैट इज थ्योरी वाई, राइट। और वो यहाँ पे ये आर्ग्यू कर रहा है, आपका जो भी सोशल साइंटिस्ट है वो ये कह रहा है कि जो थ्योरी वाई है दैट इज मोर डेमोक्रेटिक। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? लाइक मोटिवेटेड लोग हैं, आप उनको फ्री स्पेस देते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आप उनके ऊपर बहुत कंट्रोल या फोर्स नहीं लगाते, तो ये एक डेमोक्रेटिक है। मतलब दे आर फीलिंग फ्री इन वर्किंग, राइट, इन देयर डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट, जो भी वो काम करते हैं दे आर फ्री टू डू दैट। तो आपके ख्याल में वाकई ये बात इसी तरह से है कि थ्योरी वाई डेमोक्रेटिक है एज कम्पेयर टू थ्योरी एक्स, या आपके ख्याल में थ्योरी एक्स वाला तरीका बेहतर है कि डेडलाइन भी दो, कंट्रोल भी करो, पनिशमेंट्स भी रखो? सो व्हाट डू यू से, यस और नो भाई? थ्योरी मैम वाई यस, इज मैम यस डिपेंड मैम। करता है मैम, इस तरह से एक थ्योरी पे कोई नहीं जा सकता मैम। एग्जैक्टली, और आपके सारे एम्प्लॉइज में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे एम्प्लॉइज थ्योरी एक्स में आ रहे हों या थ्योरी वाई में आ रहे हों। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ थ्योरी, ठीक है, इट्स नॉट अ मैम फैक्ट, इट्स अ थ्योरी। मोटिवेटेड टीम की बात या नहीं हो रही मैम। यस, जब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो फिर तो मैं मोटिवेटेड टीम की बात कर रही हूँ। जब आपके पास मोटिवेटेड टीम होती है और आपको एक फील फ्री वाला इन्वायरमेंट आप उनको प्रोवाइड करता है तो वो एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है। आपके ख्याल में लेट्स से जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट बी न्यूट्रल, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और जिस तरह के आप खुद हैं, एवरीबडी, आप हर कोई अपनी जगह पे सोचें, आपके पास उस तरह की टीम है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप थ्योरी एक्स अप्लाई करेंगे या थ्योरी वाई अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे? आप खुद को रख के सोचें कि आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जिस तरह के आप लोग हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप फिर थ्योरी एक्स लगाएंगे या थ्योरी वाई लगाएंगे, दैट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। सो व्हाट विल यू चूज? मैथ्यू हुसैन, व्हाट विल यू चूज? मैम मेरे पास अपनी थ्योरी है मैम, इन दोनों में से एक भी नहीं है। ओके, व्हाट विल यू इम्प्लीमेंट, हाउ विल यू मैनेज योरसेल्फ? Are you motivated or are you the other way around or you lie in between? मैम इट्स नॉट अ जोक मैम, लेकिन अगर मेरे पास मैं एज अ मैनेजर मेरे पास ऐसी टीम हो जो काम ना करे तो मैं टूर्नामेंट की जल्सों में इनको भेज दूंगा, क्योंकि जैसे हालात वो बयान कर रहे हैं ना, तो बाग करा चाहिए कि हमें पैसे मिल रहे, ये भी काफी है। ठीक है, और यूजुअली हमारे यहाँ इसी तरह की आवाम पाई जाती है। ऑब्वियसली ये भी आप आगे चल के थ्योरी पढ़ेंगे कि नीड्स पे डिपेंड करता है ना, कि आप उस वक्त बंदे की क्या नीड है, तो अगर उसकी वो नीड फुलफिल हो रही है तो दैट्स द मोटिवेशन फॉर हिम। सो मोटिवेशन इज नॉट ऑलवेज दैट समवन इज एक्चुअली ओनिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटिवेशन कैन बी कि उनको एज अ रिजल्ट ऑफ देयर वर्क वो चीज़ मिल रही है जो उनके लिए उस वक्त नीडफुल है, जिसके लिए वो नीडफुल है उस टाइम पे। सो मोटिवेशन कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदे के लिए मोटिवेशन कुछ और हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए आपकी मोटिवेशन कुछ और हो सकती है। अच्छा, थ्योरी वाई आपकी मोर डेमोक्रेटिक थ्योरी है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें ड्रॉबैक्स ये हैं कि हर बंदा अगर मोटिवेटेड है और उसको आप इतना इस किस्म का लीनियंट इन्वायरमेंट देते हैं तो आपके हर टीम मेंबर अपनी जगह पे ये सोचता है कि यार मैं तो शायद मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज एन इंडिविजुअलिस्टिक फील। तो शायद उनके दरमियान उनकी वजह से, इस फील की वजह से वो जो टीम वर्क होती है वो इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं तो दे एक्चुअली दे डोंट टेक इनटू अकाउंट द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कैन गो पास देम, ठीक है।
सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ द काइंड ऑफ मैनेजमेंट यू आर अप्लाइंग उसकी वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यूजुअली जब आपके पास टीम होती हैं तो उसमें एक टीम के कुछ मेंबर्स आपकी थ्योरी एक्स में लाई कर सकते हैं, कुछ थ्योरी वाई में लाई कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उनको फिर उस पोजीशन पे रख के आप अकॉर्डिंगली उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बात करना कि ये टीम इस तरह की है और बात है, लेकिन व्हेन यू हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड यू आर एक्चुअली वर्किंग इन एन प्रैक्टिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स ईजी फॉर यू कि आप उस बंदे को वो एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट या रेलिवेंट पोस्ट दे दें और उसको आप एक रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दें जिसके अकॉर्डिंग ही हैज़ टू अबिड बाय। तो जो जिस किस्म का बंदा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका कॉन्ट्रैक्ट उस पर रख सकते हैं। हमेशा जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं आपने देखा होगा हमेशा प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में इट्स नॉट ओनली योर परफॉर्मेंस दैट इज बीइंग जज्ड, इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सेज, इट्स ऑल्सो योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच इज बीइंग जज्ड, एंड द नेक्स्ट टाइम यू द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू साइंड वो आपकी उस बेस के ऊपर होता है जिस बेस के ऊपर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था। ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली योर परफॉर्मेंस, इट्स देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट आर बीइंग जज्ड एट दैट टाइम। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो आपको अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको वो लॉक कर लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपके सेक्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपने जो जिस तरह से बिहेव किया होता है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। सो अगर आप थ्योरी एक्स में लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा टफ होगा। ठीक है, और अगर आप थ्योरी वाई में लाई करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। इफ़ यू आर अ मिक्सचर ऑफ दैट तो वो फिर सोचेंगे कि आपको मोटिवेट करने के लिए वो आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर्स आपकी डिफरेंट किस्म की होती हैं। लेट्स से वो आपको कहें कि आप 3 मंथ्स तक ये काम करो, इफ़ योर परफॉर्मेंस इज गुड तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप 3 मंथ्स तक ये काम करो यू विल गेट 2 years ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो टैक्टिक्स होते हैं ये बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ही जज करने के लिए और लर्न करने के लिए होते हैं, और उसी की बेस पे एक्चुअली यू गेट व्हाट टू गेट। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप सिफारिश की बेस पे हो रहे हैं तो फिर बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं जब उनको जो सिफारिश वाले लोग होते हैं जिनको काम करना नहीं आ रहा होता उसकी वजह से बहुत तंग हुए हुए होते हैं। एंड दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आ जाते हैं लेकिन उनको काम करना नहीं आता होता, तो आप दिमाग खपा भी लें उनको ट्रेन भी कर लें तो वो बेचारे ट्रेन नहीं हो सकते क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते। सो देयर इज एन ऑल्सो एन अनदर डिस्कशन कि आपके काम के लिए कौन सा बंदा सूटेबल है और कौन सा बंदा एलिजिबल है, उसकी भी एक थ्योरी है। सो लेट्स लर्न कि वो क्या है। ठीक है, सो जब आप किसी बंदे को जॉब पे रख रहे होते हैं तो आप एलिजिबिलिटी की बेस पे आप ये देखते हैं कि दिस पर्सन इज सूटेबल और नॉट, राइट। सो यहाँ पे आपके एक सोशल साइंटिस्ट ने बेल्बिन उन्होंने ये कहा है कि एलिजिबल होना और किसी काम के लिए सूटेबल होना दैट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। Eligible means that you are having the right qualifications, and suitable means that you can do that job even if you don't have those relevant qualifications, right? So समटाइम्स अगर आप किसी ऐसे बंदे को एम्प्लॉय करते हैं जो कि एलिजिबल है, उसके पास वो सारी डिग्रीज हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारी नॉलेज है और उसने इंटरव्यू भी अच्छा दे दिया बेस्ड अपॉन हिज बुकिश नॉलेज और वट, लेकिन वो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, इसके प्रोबेबल चांसेस होते हैं। सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए ये होता है कि वो काम कर सकता है। ठीक है, और आप उसको थोड़ा सा अगर वो कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रेन कर लेंगे तो वो उसके लिए क्वालिफाई भी कर लेगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। सो ये जो लोग हैं, ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ये जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सर्वे करते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर अंडर डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज के अंदर ये होता है कि जब आपने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया है एंड यू हैव हायर्ड हिम ऑन दी रेगुलर बेसिस, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक ही चीज़ के ऊपर काम करने के लिए बैठ जाए, वो सारी जिंदगी वहीं पे स्टक एक टेबल चेयर के पीछे बैठ जाए, उसने आगे कुछ नहीं करना। वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं और वो ग्रो भी करवाते हैं। सो इफ़ लेट्स से कि अगर आपने किसी बहुत मोटिवेटेड बंदा है, काम अच्छा कर रहा है एंड यू वांट टू प्रमोट हिम टू सम अदर पोस्ट, तो उस लेवल के लिए उसके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली पुट्स देयर फाइनेंसेस एंड इनटू दैट पर्सन टू लर्न। वो उनको यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं पार्ट टाइम पे कि आप पढ़ें, वो देन दे गेट डिग्रीज एंड देन दे प्रमोट दैम। तो उनके लिए एक मोटिवेशन ये होती है, उनको ये लग रहा होता है कि हम जब डिग्री कर लेंगे या तो हम प्रमोट हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड भी होती है कि मैं इस बंदे को प्रमोट कर लूँ। तो बजाय इसके कि आप एक नए बंदे को लाएं, उसको ट्रेन करें, उसको समझाएं, वो एक रिस्क लें, एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको काम करना आता है, ही इज़ सूटेबल,
तो आप क्यों ना उसकी क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा पैसा लगा लें और उसी को अपनी कंपनी में प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे यहाँ तो नहीं होती कभी, नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर योर डिग्रीज, बट यस यू कैन डू इट ऑन योर ओन पार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा CS वाले जॉब्स करते हैं, उनको MBA करना पड़ रहा होता है, MBA वाले जाते हैं वो बेचारे IT के कुछ ना कुछ कोर्सेज कर रहे होते हैं। सो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेन्स, एंड आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप कभी किसी एक डोमेन पे बैठ नहीं सकते हैं। सो यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग योर नॉलेज एंड यू कीप टू यू नो न्यू कोर्सेज। और बहुत सारे लोग जो किस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं। सो it's like it's an ongoing learning process if you want to excel in your career। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा मैं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो बस ठीक है ना, मुझे और क्या चाहिए लाइफ में, तो वो एक अलग सिनेरियो है, देन यू विल नॉट इवन ट्राई टू डू समथिंग। ठीक है, और लेकिन अगर एक मोटिवेटेड बंदा होगा तो मैनेजर जो है उसको कहेगा कि यार तुम पढ़ लो और आगे आ जाओ। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशंस या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो ये करते हैं कि वो ये इंसेंटिव्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग देयर वर्क, और उनके वर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो उतने ही टाइम होता है 9 to 5 वाला, बट दे हैव टू स्टडी टू fit into the criteria of eligible। So that is the difference, basically difference between eligibility and suitable। और ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगी कि बहुत सारे लोग जो कि eligible होते हैं means they are have the right qualifications but they are not suitable for the job, क्योंकि प्रैक्टिकली वो ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर, सॉरी जी मैम, मैम क्वालिफिकेशन के बाद आपने की कि मैम डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन मैम आजकल तो ये रिक्वायर्ड नहीं है मैम, काम के लिए डिग्री ना भी हो तो कर सकते। यस, डिग्री ना भी हो तो आप, मेरा नहीं ख्याल किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप शायद छोटी से छोटी उस पर कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आगे जाके आप कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में, दे विल हायर यू इवन इफ यू डोंट हैव योर ट्रांसक्रिप्ट, राइट, बट आपको बाय द एंड ऑफ द डे जब वो आपको कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले होंगे या वो आपको कहीं और भेजना चाहेंगे या किसी को कहीं और रिलोकेट करना चाहेंगे या और कोई इस तरह का इशू होता है तो वो आपसे डिग्री मांगते हैं। ठीक है, और वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। यूजुअली व्हेन यू हैव टू गो अब्रॉड किसी भी चीज़ के लिए तो फिर तो आपके लिए डिग्री पिछली बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम लोग कहते हैं ना कि क्या है, एक पेपर है, तो खैर पेपर नहीं है, बेसिकली इट्स रिटन डॉक्यूमेंट दैट यू हैव स्पेंट 4 years समवेयर, और उसके बाद उस चीज़ को डिफेंड करना हर एक बंदे का अपना काम होता है। ठीक है, और मैं वैसे भी एज ए स्टूडेंट्स में अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि 4 years इज़ अ वेरी बिग टाइम। आप लोगों के तो खैर 5-6 साल भी लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, तो यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में आपके स्टार्ट में बच्चों को ये बताना चाहिए कि दिस इज़ समवेयर दैट यू हैव टू स्टडी एंड रिसर्च योरसेल्फ। यूनिवर्सिटीज़ आर फॉर रिसर्च। ठीक है, सो हम लोग 32 लेक्चर्स के अंदर आपको 10-12 चैप्टर्स करा रहे होते हैं, स्लाइड्स के अंदर चैप्टर की समरी होती है। सो नोबडी इज़ गोना टेल यू एंड नोबडी इज़ गोना फोर्स यू कि आप बुक पढ़ें या इस टॉपिक को कहीं इंटरनेट पे देखें, बट देयर आर स्टूडेंट्स, वेरी रेयर बट देयर आर स्टूडेंट्स हु डू दैट। ठीक है, सो हमेशा मैं बच्चों को कहती हूँ कि नॉलेज गेन करना आपका अपना काम होता है। यहाँ पे आपको बेसिक्स सिखाई जाती हैं, उससे रिलेटेड जितनी नॉलेज है यूनिवर्सिटी पे आप मेच्योर होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मेच्योर नहीं समझा जाता, 18 years के बाद हम मेच्योर होते हैं, और यूनिवर्सिटी की जो नॉलेज होती है दैट इज़ ऑन पार्ट ऑफ योर शोल्डर्स कि आप उसको खुद अटेन करें कहीं ना कहीं से। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आप सेमिनार्स में जाएँ, आप इंटर्नशिप्स करें, आप ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द डे BS के बाद आपकी करिकुलम में एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ पीपल हैव रेफरेंसेस। सो योर फर्स्ट रेफरेंस इज़ योर CV, राइट, और अगर आप उसमें खाली BS लिखते हैं तो आपको जो कॉल ही नहीं आती। सो जो कॉल आनी है उसके बाद तो देखा जाएगा ना कि वो आपको रखते हैं नहीं रखते, किस तरह रखते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं नहीं मांगते, कागजात देखते हैं नहीं देखते, बट एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग ऑन दैट पेपर टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आपको क्या चीज़ डिफाइन करती है वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो एनीथिंग दैट यू हैव ऑन दैट पेपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डिफेंड कर सकें कि ये अगर मैंने 4 साल गुजारे हैं तो ये चीज़ मुझे आती है। ठीक है, तो एनी हाउ हम अपने वापस आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ पे, स्टूडेंट वाले सिनेरियो से थोड़ा बाहर निकल आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डू गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉट।
आपके ख्याल में यस और नो? यूजुअली एक आइडिया था ये कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या जो कहते हैं ना कि वो जो नर्ड्स होते हैं या आईटी डूड्स, एक आप कह सकते हैं ना कि एक इम्प्रेशन था कि दे आर वेरी एंटी सोशल because they are introverts and they are more into their computers and they want to spend their most of the time on computers. They don't want to interact with humans. So पहले ऐसे होता था, ठीक है, पहले सर्वेस हुए तो ये वाली स्टडी ने आपको ये रिसर्चेस दी कि आईटी वाले जो लोग होते हैं दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब जो बाद में सर्वेज हुए हैं उन्होंने कहा है कि देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस फ्रॉम द लास्ट सर्वे, कि पहले इस तरह से होता था लेकिन अब जो आईटी के लोग हैं उनमें और जो दूसरे फील्ड्स के लोग हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है। ऑल ऑफ देम आर सोशल टू सम एक्सटेंट और एंटी सोशल एट सम एक्सटेंट। तो ये एक सर्वे था अबाउट द आईटी के जो लोग हैं उनके बारे में। आप लोगों के हाँ आसपास आप लोगों के डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। आप में से कुछ सीएस में ऐसे ही आगे होंगे, कुछ लोगों को प्रोग्रामिंग का शौक होगा, कुछ लोगों को आके प्रोग्रामिंग की शौक चढ़ गई होगी, वो कर रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप लोगों के सर्कल में कोई ऐसा बच्चा है who is very good in coding, who loves programming, who loves developing softwares और आपके ख्याल में वो एंटी सोशल है? यस मैम। एंटी सोशल होते हैं? यस मैम है। मोस्ट केसेस में इसी तरह जी होता है मैम। ना? ठीक है। तो लेकिन चलें, सर्वेज ये कह रहे हैं कि अब जो है उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई है, वो कुछ बेहतर होने लग गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्यों है? मैम मैं इसके एक रीज़न बताता हूँ। मैम एक्चुअली वजह ये है कि मैम जो पहले कोडर्स होते थे वो आपने भी पढ़ा होगा लाइनस टॉर्वाल्ड्स जैसे लोग जिन्होंने लिनक्स के कर्नल्स था, मतलब वो ये रिसोर्सेज तो नहीं थी कि हमने गूगल किया और ये कोड भी कॉपी कर लिया ये भी। तो अभी जो मैम लोग हैं, मैं टेक्निकली मैम वो इतने अच्छे कोडर्स नहीं हैं जो रिलेटिव टू मैम उस वक्त के लोगों के। एग्जैक्टली ये हमारे मैम यहाँ मैं समझता हूँ। अभी जो हम एक हमारा जो टेक्निकल एम्प्लॉय होता है उसको सोर्सेज को यूज कर सकता हो, जिसको टूल्स यूज करना आते हों, जो कि कोड्स की रीयूजेबिलिटी को जानता हो, हम उसको ज्यादा टेक्निकल कहते हैं rather than मैम the one who is इसके actually मैम developing it on एक its own। थ्योरी जैसा और भी है मैम। जी मैम अगर मैं भी काम कर रहा हूँ ना, कुछ डेवलप कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैम, अब ये यहाँ पे एक ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है, गूगल मैप बनी हुई है मैम। अगर मैं बैठ जाऊँ कि मैं दूसरा गूगल मैप बनाऊंगा मैम, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। मैं उसी को यूज़ करके कुछ और बना लूंगा, तो ये मतलब यहाँ आजकल यही चल रहा है। कैलकुलेटर ऑलरेडी बना हुआ है मैम। अगर आप अपनी सारी एनर्जी 3-4 साल बना लेंगे कि मैं एक अलग कैलकुलेटर बनाऊंगा मैम, तो कोई फायदा है ही नहीं है। वो सही से यस काम दैट करते ऑलरेडी बना हुआ है। एग्जैक्टली एंड दैट्स वेरी मच नेसेसरी आप लोगों को। इसीलिए अक्सर सॉफ्टवेयर, अब जैसे मैं आप लोगों को मैनेजमेंट करा रही हूँ लेकिन मैनेजमेंट का एक कोर्स है, लेकिन बार बार मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम ले रही होती हूँ बिकॉज इट्स योर हार्ड लक दैट इट्स नॉट इन you can say that it's not you don't have labs। लेकिन मैं बार बार आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम इसलिए बता रही होती हूँ कि आपको जब कभी टाइम मिले आप उनको देख सकें। आपको जब कभी टाइम मिले, अब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल 4-4 मिनट के, 1-1 मिनट के ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो आप देख सकें। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको गैंट चार्ट ये वाली चीज़ें घर पे बनाने से इसलिए देती थी कि आप शायद कोई सॉफ्टवेयर चूज़ करके उस पर बना लें। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फिर भी हाथों से बना के दिया है, लेकिन इट्स वेरी टेक्निकल इज़ ऑल्सो। जब आप मुझे कोई एज ए सी ए स्टूडेंट्स बच्चे, जब आप लोग मुझे कोई आंसर पेंसिल से या पेन से लिख के फिर स्कैनर से पिक्चर लेके ईमेल करते हैं अपने आप को, फिर उसको वर्ड में डालते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, इसके बजाय आप टाइप नहीं करते। हम लोगों के हाँ, हम लोग जो हैं हम टेक्नोलॉजी के साथ यूजेबल इतने हैं ही नहीं, हम टेक्नोलॉजी को यूजेबल वैसे भी नहीं समझते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी अपने अंदर भी ये वाली हैबिट्स डालें कि बजाय इसके कि आप पेन पेंसिल पकड़ के लिखें, एज ए कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर सर्च करें जो कि आपको ये काम ऑलरेडी करके देती हैं। सो व्हाई पुट योर एनर्जी ऑन दीज थिंग्स व्हेन यू कैन डू इट ऑनलाइन? ठीक है, व्हेन यू कैन डू इट गेट इट डन बाय सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। मसला सिर्फ ये है कि आप हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये भी हैं कि ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है उसके अंदर चेंज नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा आप लोग FYP भी करते हैं ना, उनके अंदर अगर हम लोग उनको कुछ थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं कि नहीं जी आप इस चीज़ को ऐसे करके लाओ, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आते हैं तो कहते हैं हमें इसका कोड नहीं मिला,
हमें इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो भाई आपने खुद कोड करना है ना। अगर आपको सब चीज़ें मिलती जुलती मिलती हैं और आप वही चीज़ उठा के करते हैं तो भी आपको वो चीज़ लर्न नहीं कर सकते। एक हद तक आप कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, एक बनी बनाई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यू शुड नो कि हाउ टू डू समथिंग डिफरेंट। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ये जो आपकी टीम्स है या जूम है, इवन अब जूम मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो गया है कि होने वाला है, तो इनकी कितनी एकदम से बिजनेस भी हाई पे चला गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। 2-3 चीज़ें थी जो कि बिजनेस जिन्होंने ग्रो किया है बड़ा, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग ने और ऑनलाइन ये जो आपके ये वाले सॉफ्टवेयर्स थे इन्होंने, ऑनलाइन क्लासेस वाले। तो आपने देखा होगा कि दे हैवंट स्टॉप देयर। आपको हर रोज़ टीम्स के अंदर एक नया फीचर मिलता है, पता नहीं आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता, आप लोग अपडेट करते हो कि नहीं, लेकिन आप यूज़ भी करते हो कि नहीं, लेकिन आपको हर रोज़ टीम्स में वही नई नई चीज़ें, नए नए चैट रूम्स, इस तरह के फीचर्स वो ऐड करते जाते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि आप जितने फीचर्स ऐड करते हो वो आप उतना जो है अपने सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर कर रहे होते हो, आप ज़्यादा बिजनेस और आपका बढ़ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले आईटी के प्रोफेशनल्स इस तरह से होते थे, अब जो हमारे बड़े बड़े आईटी जाइंट्स भी हैं आपने देखा है वो दे आर डूइंग सम, दे आर एक्चुअली, दे आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम योर फ्रॉम देयर फील्ड, बट एक्चुअली दे आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है, रादर देन जस्ट स्टिकिंग अराउंड देयर वांटेड फील्ड, कि वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं स्टिक कर रहे, ठीक है। समबडी इज बिकमिंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बिल गेट्स को देख लें, फेसबुक वाले भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, और कितनी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर ली है और कहाँ से वो आइडियाज़ लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने अब एक थोड़ा सा एटीट्यूड के अंदर एक शिफ्ट देखा है, और उसकी वजह ये है कि नाउ दे हैव बेटर मॉडल्स टू मैनेज देयर टीम्स, दे हैव बेटर मॉडल्स टू डू देयर वर्क, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके पास दे हैव नाउ द टाइम जो कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के काम के अलावा भी किसी और काम में सर्व कर सकते हैं दुनिया को, कोई और इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह का जो एक आइडियोलॉजी होती है या इस तरह के जो एम्स होते हैं लोगों के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के लोग थे यूजुअली वो इतने कंसर्न पहले नहीं होते थे, ठीक है, अबाउट देयर सोशल नॉर्म्स एंड सोशल activities and all that, लेकिन अब वो होते हैं, they are being involved into your social intention, the psychology of the people, क्योंकि वो चीज़ उनकी बिजनेस को रेज कर रही होती है, ठीक है। मतलब जस्ट से कि that person who has actually created the like button on Facebook, ठीक है, and there are I think 2 persons actually which invented that like button, ठीक है। एंड मतलब क्या आप लोगों ने एक लाइक करने वाली चीज़ को कितना आसमान पे ले गए हो, कितना कमा लिया है, उसके बाद भी आप नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हो। सो इट्स इन योर आइडिया। एंड ऑल्सो जब तक आप सोसाइटी को आप रीड नहीं करते, ठीक है, उनको स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर यू कैन नॉट कम अप विद बेटर आइडियाज़। जब आप सोसाइटी को रीड करते हैं तो यू कैन कम अप विद बेटर आइडियाज़, ठीक है। और आप लोगों की अभी जितनी भी सोशल वो चल रही हैं या नई सॉफ्टवेयर जब आ जाती है तो वो लोगों की नीड के हिसाब से आती है, और जो लोगों की नीड है वो वैसे नहीं पता चल जाती। आप लोग जब गूगल यूज़ करते हैं, ये करते हैं, तो आप लोग मुसलसल मॉनिटर हो रहे होते हैं। आप सोशल चीज़ें यूज़ करते हैं तो मुसलसल आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, आपको वो चीज़ शो होती है जो आप देखना चाहते हैं, जिस पे आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं। अब तो मेरा ख्याल है गूगल को इतना तेज़ हो गया है, उनके एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि आप सोचें भी तो आपको वो चीज़ वैसे ही फीड में नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो वो पूरी डेटा माइनिंग करते हैं इस चीज़ को। दे हैड एक्चुअली क्रिएटेड दिस टेक्नोलॉजी कि वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें डिफरेंट तरीक़ों से। अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, अब आप खुद सोचें डेटा माइनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपकी डेटा माइनिंग की वजह से आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ, रोबोटिक्स कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। सो इट्स ऑल दैट जो कि आप चीज़ों को देखते हैं। और आपको पता है कि ये जो सोशल फैक्टर्स हैं, ये जो मैनेजमेंट है, ये इतना ज़रूरी इसलिए होता है कि आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री सो फार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो उसमें उन लोगों का ये था कि ये जो उनके वाइट पीपल, ब्लैक पीपल टाइप का उनका बड़ा रेसिज्म का इशू होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि एक जो उनके पुराने जो उनके सिस्टम्स हैं जो कि फेस रिकग्निशन करता है ना, तो उसमें वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले बंदे को फेशियल रिकग्निशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो वो इंटेलिजेंस है जो उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया, उसके पीछे जो डेटा माइनिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने वो ब्लैक वाली चीज़ डाली नहीं थी, क्योंकि ये उतना पुराना डेटा है कि इट गोज़ बैक टू व्हेन द रेसिज्म वाज वेरी इट वाज वेरी क्रूशल,
उस ज़माने में ब्लैक होना या वाइट होना, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं लेकिन अमेरिका में और इन जगहों पे ये चीज़ थी। तो इट मीन्स कि दैट रोबोट और दैट इंटेलिजेंस वाज बेसिकली वर्किंग ऑन दैट ओल्ड डेटा, तो दे हैव टू अपडेट दैट डाटा अकॉर्डिंग टू द न्यूअर वंस। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी देखो ये जो सोशल चीज़ें होती हैं, जो साइकी होती है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसके साथ आपकी टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरलिंक्ड हो गई है। और अगर वो इंटरलिंक्ड हो गई है तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप किसी चीज़ की एक इंसानों की बिहेवियर को, इंसानों की साइकोलॉजी को, उनकी सोशल नीड्स को जब तक आप स्टडी नहीं कर लेते। ठीक है, डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता है क्या होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपको जो जॉब रिक्वायर्ड है उसकी आप स्पेसिफिकेशन देंगे, उसके आप एड्स देंगे, उसके लिए आप मीन्स चूज़ कर सकते हैं, आपने मीडिया पे देना है, न्यूज़पेपर पे देना है, किस तरह से फॉर्म्स लेने हैं, ठीक है। एंड यू विल ऑब्टेन दोज एप्लीकेंट्स इन फॉर्म ऑफ CVs एंड देन यू विल आफ्टर एलिसिटिंग द CVs आप उसमें से जो आपकी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको आप चूज़ करते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट्स को चूज़ करने का मकसद ये होता है, हमारे यहाँ तो हर कोई हर जगह पे अप्लाई कर लेता है और एक सीट पे 40-40 हज़ार लोग होते हैं, तो बजाय इसके आप जो CVs हैं उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू होता है, जिसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, डेमोज होते हैं, और उसके बाद फिर आके आपका पूरा प्रोसीजर जो है, आपका जो टेकिंग अप दी कॉन्ट्रैक्ट और टेकिंग अप दी जॉब होती है उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है। ठीक है, जब आपको एक you get a yes, then you go to the organization, उसके बाद कुछ certain आपके प्रोसीजर्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन है जो होती है जब आप एक जॉब पे चले जाते हैं, अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। तो ये सारा एक प्रोसीजर है, वो आपको पता है किसी तरह से होता है। हमारे यहाँ तो खैर प्रोसीजर ये होता है कि 40,000 लोग अप्लाई करते हैं और 40,000 लोग टेस्ट देते हैं, उसमें से कुछ पास हो जाते हैं, सबको बुला लेते हैं, या पता नहीं पहले 10 को बुला लेते हैं, और अप्लाई करते वक्त फॉर्म्स पे 40,000 लोगों से 1,000 2,000 रुपये ले लेते हैं। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू दिस। ठीक है, सो हम लोगों ने हमारे यहाँ ये एक रेवेन्यू जनरेट करने की एक तरीका बन गया है कि आप सीट एडवर्टाइज करते हैं और लोग हज़ारों में आके आपको अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म्स लेते हैं और यू आर एक्चुअली गेनिंग दैट मनी, राइट, जो फॉर्म्स लोग दे रहे हैं। और सीट 1 है या सीट 6 है या 7 है, और इसमें से आप सिर्फ टॉपर्स को 4-5 को बुला रहे होते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैन एक्चुअली डिसाइड कि हु इज़ दी सूटेबल पर्सन। ये थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, एलिजिबल हो सकता है, सूटेबल नहीं हो सकता। सो मेरा ख्याल है कि पहले आप CVs जब लेते हैं पहले, उसके बाद आप सिर्फ उनकी एलिजिबिलिटी देखें, ठीक है, उसकी बेस पे आपको जो जो बेहतर लगे। CVs के अंदर सिर्फ डिग्रीज नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको कहा जाता है कि जो आपका वॉलंटियर वर्क है वो CV में ऐड करें, जो आपके टूल्स एंड स्किल्स हैं वो CV के अंदर ऐड करें, जो आपने सेमिनार्स इवन अटेंड किए होते हैं इनफैक्ट वो भी ऐड करें, हॉबीज़ बाज़ लोग ऐड करते हैं। तो ये जो रेज्यूमे होता है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन ऐड करना इसलिए ज़रूरी होती है कि समटाइम्स यू आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर दोज थिंग्स एंड नॉट फॉर योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, आप CVs लें, उनको श्रिंक डाउन करें फॉर द नंबर ऑफ CVs एंड देन आप उनको टेस्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू गेट द न्यू स्टाफ, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उनको मोटिवेटेड रखें। ठीक है, और जब वो आपका एक न्यू स्टाफ आए तो उसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट हो कि आप वहाँ उनकी बुलिंग नहीं कर रहे हैं या उनको जज नहीं कर रहे हैं, उनको ये वाली फील नहीं आनी चाहिए, उनको ये फील आनी चाहिए कि एवरीबडी इज़ हेल्पिंग अस। सो जब वो जाएँ तो उनको असिस्ट किया जाए कि आप यहाँ जाएँ, अब आप इससे मिलें, आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पीपल शुड कीप देम एंगेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल हु आर ऑलरेडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू स्टाफ के साथ उनका एक इंटरेक्शन बिल्डअप होगा तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, ओके, मोटिवेशन के आपके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी मोटिवेशन नहीं है तो स्किल्स का भी बाज़ दफ़ा पे कोई फ़ायदा नहीं होता। एक स्किलफुल पर्सन काम नहीं करेगा इफ़ ही इज़ नॉट मोटिवेटेड। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की अप्रोचेस हैं। टेलर, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, जिसमें थ्योरीज भी अभी हमने पढ़ी हैं, उनका ये है कि आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद हमारे पास अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी आ जाती है, वो ये कहता है कि मोटिवेशन जो है, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, और उसने, आपको पता है वैसे भी हम साइकोलॉजी के अंदर भी एक हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं, तो जो नीड्स आपकी फुलफिल हुई होती हैं आप उससे आगे का सोचते हैं, दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट।
तो आपके पास डिफरेंट किस्म की मोटिवेशन हो सकती है, लोएस्ट लेवल की हो सकती है जिसके अंदर फूड है, शेल्टर है, हाईएस्ट लेवल की हो सकती है। हाईएस्ट लेवल मोटिवेशन ये होती है कि जब आपकी टीम को शौक हो कि वो एक नई चीज़ सीखें, ठीक है, और वो इसमें एक्सेल करें, दैट इज़ कॉल्ड एज हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। और अगर उनके अंदर वो चीज़ है और आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रही, तो सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू लीव यू। एंड आई हैव सीन सच personally I have seen such people who are working on very good jobs, on government jobs, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक समझा जाता है। Right now the example I am giving you is from a CSS official basically, ठीक है, और I am talking about the let's say a DMG group। तो DMG ग्रुप का बंदा आप सोचेंगे कितने अच्छे लेवल पे है, वो 20th 21st ग्रेड में है, एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग द लीव फॉर 2 years टू गो ज्वाइन सम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह व्हेन आई हैव आस्क्ड हिम, उसकी वजह यही थी कि इन अ गवर्नमेंट एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान यू आर जस्ट स्टक, देयर आर करियर प्रोग्रेशंस कि आप प्रमोट हो रहे हो, आपके ग्रेड्स बढ़ रहे हैं, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जा रहे हो, बट ही वाज सेइंग दैट यू डोंट लर्न एनीथिंग, राइट। सो उसकी जो ये एक चीज़ थी दैट ही वांटेड टू लर्न, ही वांटेड टू डू समथिंग मोर, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट व्हेन ही हैड द अपॉर्चुनिटी ही एक्चुअली टुक द लीव फॉर 2 to 3 years एंड ही जॉइंड सम प्रोजेक्ट इन चाइना एंड ही इज लर्निंग अ लॉट, ठीक है। सो इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं। नाउ द एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू इज लाइक very someone very near to me, so I can I can bet on that fact कि जब कोई मोटिवेटेड बंदा होता है, वो जब कुछ सीखना चाह रहा होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको नहीं मिल रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि मैं स्टक हूँ, मैं तो इससे आगे निकल नहीं पा रहा, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, मैं वही फाइलों में घुसा हुआ हूँ, तो फिर डेफिनेटली उसकी मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है। तो एक मोटिवेशन वही है जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे के लिए आ जाए तो ठीक है, फूड शेल्टर चाहिए, बेसिकली बेसिक आपकी नीड यही है। और ऐसे लोग भी होते हैं विच आर फ्रॉम द वेल ऑफ फैमिली, उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती, दे वांट टू लर्न समथिंग, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिकेंगे नहीं अगर आप उनको कुछ लर्न करने का मौका नहीं देंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन एज एन एम्प्लॉई, आपके क्या फैक्टर्स हैं जो किसी की जॉब की सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, और ये एज ए मैनेजर आप लोगों को पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बंदा जॉब में सेटिस्फाइड है तो वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। सो देयर आर 2 kinds ऑफ फैक्टर्स, एक है हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है। लाइक आप अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उनको सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सही पे नहीं मिल रहा, या वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। दूसरा मोटिवेटर्स, मोटिवेटर्स का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये फील करा रहे हैं कि द जॉब दैट दे आर डूइंग इज़ अ वर्थवाइल, उनको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मोटिवेटर्स। सो लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज डिस्कशन इज विरोम और कलीग्स जो है उनके ऊपर 3 तरह की इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनकी वजह से उनका मोटिवेशन, जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मोटिवेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, द आंसर इज दैट मोटिवेशन, मेरे ख्याल में आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, मेरे ख्याल में मोटिवेशन कंसिस्टेंट नहीं होती है। कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं कि एक मोटिवेटेड बंदा भी डीमोटिवेट हो जाए। यहाँ पे आपके कुछ फैक्टर्स आपको बताए गए हैं जो इनके ख्याल में एक थ्योरी है कि ये तीनों चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं किसी भी एम्प्लॉय की मोटिवेशन को। These are expectancy, instrumentality and perceived value of the reward. Expectancy is the belief that the working harder leads to better performance. Expectancy का मतलब ये है, let's say if अगर आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्सपेक्टेंसी ये होगी कि let's say आप एक प्रोग्राम करते हैं लेकिन आपके कुछ बग्स आ रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली कंपाइलिंग इट एंड कंपाइलर गिव्स यू सम बग्स, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रिमूव इट, बट डिस्पाइट डूइंग and despite spending all your energy and time, you have been working for 24 or 48 hours, but you had failed to remove that bug. तो आपकी मोटिवेशन जो थी उस पर कोड करने की वो अल्टीमेटली क्या होती जाती है, कम होती जाती है जब आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आते। सो ये एक इशू हो सकता है किसी बंदे के डीमोटिवेट होने में कि ही इज़ working hard on something but he is not getting the expected results. Then you have instrumentality. Instrumentality is the belief that आप अच्छा काम कर रहे हैं so you are going to be rewarded for that. It means that आप अपनी इनपुट दे रहे हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो
तो इट मीन्स कि आपका फिर मेहनत करने का भी दिल नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेलिटी. क्योंकि अगर आपके रिवॉर्ड के साथ सिंक कर देते हो तो वो चीज़ मोटिवेट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और आपके क्लाइंट्स को कुछ इश्यूज आ गए, उन्होंने कहा कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, सो यू आर वर्किंग हार्ड टू रिमूव दोज कॉम्प्लिकेशंस जो कि यूजर्स को हैं. स्टिल आपके काम करने के दौरान ही आपके यूजर ने क्या किया है कि ही गोज एंड स्टार्ट्स यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ सम अदर कंपनी. ठीक है, अब आपने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है, आपने बहुत सारी मेहनत लगाई हुई है, लेकिन स्टिल आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. क्लाइंट आपके खुश नहीं है, आपकी सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में कुछ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दे रही. सो यू हैड पुट ऑन ऑल योर एनर्जी, पुट ऑन ऑल योर एफर्ट्स, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिवॉर्ड. तो आपकी जो मोटिवेशन है वो कम हो सकती है. दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेलिटी. तो इस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर होती हैं. सो आपने अपनी टीम को देखना है कि उनकी क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ रहा है आपकी प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर की वजह से. तो अगर वो उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फिर आपका काम होगा कि आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें. उसके बाद है perceived value of reward. Sometimes you are getting reward, but there are people who are always dissatisfied from whatever they get. So perceived value of reward is different by different people who are getting the rewards. आपने अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी रिवॉर्ड से खुश नहीं है. ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं. अगर आप टीम के अंदर रिवॉर्ड्स हैं और आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल लोगों को, आपका प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा गया है, बहुत आगे विन कर गए हो, ये हो गया वो हो गया, आपको इसके बदले में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं. तो वो डिज़ाइनर को भी दिए जा रहे हैं, कोडर को भी दिए जा रहे हैं. अब कोडर कहेगा भाई डिज़ाइनर को क्यों दे रहे हैं, सारा कुछ तो इम्प्लीमेंट मैंने किया है, इसके डिज़ाइन ने तो कोई काम नहीं किया. कोडर ना हो तो इसका डिज़ाइन का क्या काम है. और डिज़ाइनर कहेगा कि भाई मैंने अच्छा डिज़ाइन बनाया है तो सॉफ्टवेयर अच्छी हुई है, कोडर को क्यों दे रहे हैं, इसको तो सारा कुछ मैंने बनाया दिया था, इसको तो मैंने क्लास डायग्राम भी दी थी, इसने तो सिर्फ उसको लिखा है, तो इसको उसने सिर्फ सिंटेक्स में कन्वर्ट किया है, तो इसको क्यों इंसेंटिव मिल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज perceived value of the reward. So sometimes when you give this reward to individually to some person, so he is going to value it more than when you are actually sharing the reward with so many people. So there can be different ways to reward. तो उनको पता होना चाहिए कि उनको इस चीज़ के लिए ये रिवॉर्ड मिल रहा है, और दूसरा बंदा जिसको मिल रहा है he is also basically eligible for getting that reward. So this is called as perceived value of reward. That is end of today's lecture. If you have any questions, you can ask.